हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब? मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स में राम रहीम सीरीज की कॉमिक सिरफिरा वैज्ञानिक का दूसरा और अंतिम भाग। क्या आपको विश्वास है चीफ कि ये सभी कांड एक ही व्हेल ने किए हैं? हाँ, अब तक की रिपोर्ट तो यही कहती है। वैसे भी राम बेटे, इतनी विशालकाय व्हेल जो किसी जहाज तक को समूचा निकल जाए, धरती के किसी भी समुद्र में अब तक नहीं देखी गई। और ना ही ऐसे किसी व्हेल का किसी देश के पास कोई रिकॉर्ड ही। आश्चर्य है, ये हम पहली बार सुन रहे हैं कि कोई व्हेल समुद्री जहाजों के पीछे पड़ी है। भला उसे जहाजों से क्या दुश्मनी हो सकती है? मुझे तो अब इसमें किसी भयानक षड्यंत्र की बू आने लगी है जी। कहीं ऐसा तो नहीं कि वह व्हेल कोई समुद्री जीव ना होकर कोई मशीनी व्हेल नुमा जहाज हो और किसी प्रकार प्रयोजन हेतु समुद्री जहाजों का अपहरण कर रहा हो। ऐसा हो सकता है, ये विचार अब लगभग प्रत्येक देश की खुफिया पुलिस के दिमाग में उपज रहा है। और इसी संभावना को मद्देनजर रखते हुए पूरे विश्व की सरकारी मशीनरी अपनी अपनी समुद्री सीमा में पूरे जोर शोर के साथ उसकी खोजबीन करने में जुटी हुई है। अच्छा चीफ, एक बात बताइए, क्या आजकल प्रोफेसर प्रदीप शर्मा किसी महत्वपूर्ण प्रयोग में जुटे हैं? हाँ, लेकिन तुम्हारा ये प्रश्न करने का मतलब बहुत बड़ा है जी। लेकिन पहले आप ये बताइए कि आजकल वे किस किस्म का प्रयोग कर रहे हैं? नहीं, इस संबंध में मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता, क्योंकि इस संबंध में होम मिनिस्टर का सख्त आदेश है कि किसी को कुछ ना बताया जाए, क्योंकि ये हमारे देश का टॉप सीक्रेट है। ठीक है चीफ, फिर इस संबंध में हम प्रोफेसर अंकल से ही बात कर लेंगे, क्योंकि वे डैडी के अच्छे परिचितों में से हैं। आप ये बताइए कि आपने हमें यहाँ किस लिए बुलाया है? मैंने जिस काम के लिए तुम्हें बुलाया था उसे तुम स्वयं ही करने जा रहे हो बेटे। प्रोफेसर शर्मा ने मुझे फ़ोन किया था कि वे तुरंत तुम दोनों से मिलना चाहते हैं। ओह! तब तो हमें आज्ञा दीजिए चीफ, हम इसी समय जाकर उनसे मिल लेते हैं। लेकिन राम, तुमने ये तो बताया नहीं कि तुम यह क्यों जानना चाहते थे कि प्रोफेसर आजकल क्या प्रयोग कर रहे हैं? उनके प्रयोग से इसका क्या संबंध है? इस संबंध में मैं आपको प्रोफेसर अंकल से मिलने के बाद ही बता सकूंगा चीफ अंकल। कहने के साथ ही राम रहीम को साथ लेकर बाहर निकल गया। अजीब जिद्दी लड़का है ये राम भी। किसी नतीजे पर पहुंचने के बावजूद भी उसने मुझे कुछ नहीं बताया। अगले ही पल वो मोटरसाइकिल पर सवार हो प्रोफेसर शर्मा की कोठी की ओर उड़े चले जा रहे थे। क्या तुम किसी खास नतीजे पर पहुंच गए हो राम भैया? शायद। वैसे रहीम, ये बात समझ लो कि तुम्हारे वे विचार अब जल्दी ही सत्य होने वाले हैं जो तुमने समुद्र के किनारे जाहिर किए थे। हमारे देश पर जल्दी ही कोई भयानक खतरा आने वाला है। कुछ देर बाद वे प्रोफेसर शर्मा की कोठी में प्रोफेसर शर्मा के सामने थे। नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटा, आओ आओ बैठो, मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा था। हमें अफसोस है प्रोफेसर अंकल कि आपकी बेटी राम, जो कुछ भी अखबारों में छपा वह हकीकत नहीं। लता को किसी बेल ने नहीं निकला, बल्कि उसका अपहरण किया गया है। इसी कारण मैंने मिस्टर मुखर्जी से कहकर तुम्हें विशेष रूप से यहाँ मिलने के लिए बुलाया है। ये आप क्या कह रहे हैं प्रोफेसर अंकल? हमले हमने अपनी आंखों से उस वेल द्वारा आपकी बेटी को निकलते देखा है। फिर तुम चुप रहो रहीम, अंकल को अपनी बात कहने दो। हाँ अंकल, आप ये बात किस आधार पर कह रहे हैं कि आपकी बेटी लता वास्तव में किसी दुर्घटना की शिकार नहीं हुई, बल्कि उसका अपहरण किया गया? इस पत्र के आधार पर, ये मुझे कल शाम प्राप्त हुआ था। इसे पढ़ लो, फिर तुम्हारी समझ में सब कुछ आ जाएगा। ओह! राम ने पत्र लेकर पढ़ा। पत्र में लिखा था, प्रोफेसर शर्मा, यदि आप अपनी बेटी लता की जिंदगी चाहते हो तो कल रात 9:20 पर डायमंड हार्बर से जर्मनी रवाना होने वाले जहाज पर सवार हो जाएं। लेकिन खबरदार, पुलिस से संपर्क करने अथवा इस पत्र का किसी को भी हवाला देने की कोशिश मत कीजिएगा, वरना परिणाम भयंकर होगा। आपका हितैषी ब्लैक ड्रैगन। इस पत्र से अब ये साफ हो जाता है कि कोई गैंग आपसे अपना कोई मकसद पूरा करना चाहता है। बिल्कुल, और मुझे इस बात का भी पूरा विश्वास है कि इस गैंग का जो कोई भी बॉस है वह एक सरफरा वैज्ञानिक और वह बेलनुमा आधुनिक पनडुब्बी उसी की इजाद है। हम्म, अब ये बताइए कि आप हमसे क्यों मिलना चाहते थे? पुलिस अथवा सीक्रेट सर्विस से संपर्क करने से मेरी बेटी का जीवन खतरे में पड़ सकता था, इसलिए इस सिलसिले में मैंने तुम दोनों की ही मदद लेना उचित समझा। सुनो बेटे, मुझे अपनी बेटी अपनी जान से भी ज्यादा प्यारी है, तब मैंने निर्णय किया है कि मैं अपहरणकर्ताओं द्वारा निर्देशित जहाज पर सफर अवश्य करूंगा। और आप चाहते हैं कि उस सफर में गुप्त रूप से हम भी आपके साथ रहें। बिल्कुल ठीक समझे, मैं यही चाहता हूँ। अच्छा अंकल, क्या आप बता सकते हैं कि आजकल आप किस महत्वपूर्ण प्रयोग में लगे हुए हैं? नहीं बेटे, ये टॉप सीक्रेट है, तो मैं अपने प्रयोग के बारे में तुम्हें नहीं बता सकता। प्रोफेसर अंकल, मुझे संदेह है कि कहीं अपराधी ने आपकी बेटी का अपहरण उसी प्रयोग को जानने के लिए ना किया हो। हाँ अंकल, उस स्थिति में आपके प्रयोग की महत्ता जानना हमारे लिए अति आवश्यक हो जाता है। हो सकता है, लेकिन निश्चिंत रहो, यदि कारण यही रहा होगा तो भी वे मुझसे उस प्रयोग के बारे में नहीं जान पाएंगे, चाहे वे लता के साथ साथ मेरे भी प्राण क्यों ना ले लें। राम ने प्रयोग के बारे में जानने के लिए ज्यादा जिद नहीं की। तो ठीक है, अब आप ध्यान से मेरी बात योजना सुनिए। आज रात जब आप 9:20 पर जाने वाले जहाज पर सवार होंगे, फिर राम उन्हें अपनी योजना सुनाने लगा। सब कुछ अच्छी तरह
समझाने के पश्चात राम रहीम ने प्रोफेसर से विदा ली और मोटरसाइकिल पर सवार हो अपने घर की ओर लौट पड़े। लेकिन दोनों ही इस बात से सर्वथा अनभिज्ञ थे कि उनके प्रोफेसर की कोठी से बाहर निकलते ही एक रहस्यमय व्यक्ति ट्रांसमीटर पर किसी से कांटेक्ट करने लगा था। हेलो हेलो ब्लैक ड्रैगन, डॉन कॉलिंग, हेलो हेलो, यस ब्लैक ड्रैगन, रिसीविंग रिपोर्ट बॉस, अभी अभी दो किशोर प्रोफेसर शर्मा से मिलकर गए हैं। उन दोनों का हुलिया। डॉन ने राम रहीम का हुलिया बता दिया। मूर्ख, वे जरूर राम रहीम नहीं होंगे, बाल सीक्रेट सर्विस के खतरनाक जासूस। क्या तुमने पता लगाने की कोशिश की कि प्रोफेसर उनके मध्य क्या बातचीत थी? कोशिश तो की थी बॉस, लेकिन सफल नहीं हो सका। डॉन, तुम दिन ब दिन निकम्मे और लापरवाह होते जा रहे हो। खैर, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। फिर दूसरी ओर से कुछ कहा जाने लगा, जिसे डॉन ध्यानपूर्वक सुनता रहा। जब आवाज आनी बंद हो गई तो उसने ट्रांसमीटर ऑफ किया और तेजी से एक तरफ चल पड़ा। उसी रात डायमंड हार्बर से ठीक 9:20 पर आकाश नामक एक यात्री वाहक जहाज जर्मनी के लिए रवाना हुआ, जिस पर प्रोफेसर शर्मा भी अन्य यात्रियों के साथ सवार थे। राम रहीम पता नहीं इस जहाज पर सवार हुए भी अथवा नहीं। खैर, मुझे अपने केबिन में पहुंचना चाहिए। राम ने मुझसे वहीं मिलने के लिए कहा था। आश्चर्य है, प्रोफेसर के साथ राम रहीम जहाज पर सवार नहीं हुए। मुझे बॉस को खबर करनी चाहिए। इधर प्रोफेसर ने जैसे ही अपने कमरे का दरवाजा खोला, कौन हो तुम लोग, मेरे केबिन में कैसे आए? शांत हो जाइए अंकल, यहाँ मैं। अरे तुम राम रहीम? यस अंकल, और इस समय हम मेकअप में हैं। समझता हूँ, वास्तव में तुम दोनों बहुत होशियार हो। अच्छा अंकल, ये बताइए कि क्या आपको जहाज पर कोई ऐसा संदिग्ध व्यक्ति नजर आया जो आपकी निगरानी कर रहा हो? अभी तक तो नहीं, लेकिन ये बताओ कि मेरे केबिन के भीतर तुम लोग कैसे पहुंचे, जबकि मैं केबिन को लॉक करके गया था? ये हमारे लिए कोई मुश्किल काम नहीं अंकल। ऐसे कामों के लिए हम इस मास्टर की को हमेशा अपने साथ रखते हैं। बहुत खूब। सुनिए अंकल, जहाज पर जब यात्री सफर सवार हो रहे थे तो हम पोर्ट पर खड़े एक एक व्यक्ति को चेक कर रहे थे। उनमें हमें एक व्यक्ति संदिग्ध जान पड़ा है। वह ओवरकोट व हैट पहने हुए है और आपके केबिन से ठीक तीसरे केबिन में ठहरा हुआ है। ओह, मुझे विश्वास है कि वह जल्दी ही आपसे संपर्क जोड़ने की कोशिश करेगा। लेकिन आपको परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम आपके बगल वाले केबिन में ठहरे हुए हैं। यानी आपके और संदिग्ध व्यक्ति के बीच वाले केबिन में यदि आवश्यकता पड़ी तो हम उसे ट्रेस करेंगे। बस आपको उससे ये जानना है कि आखिर वे आपसे चाहते क्या हैं। ठीक है, मैं समझ गया। अब हम चलते हैं अंकल, आप सावधान रहना। ओके। राम रहीम ने द्वार खोलकर बाहर झांका। बाहर गैलरी में सन्नाटा देखकर वे चुपचाप प्रोफेसर शर्मा के केबिन से बाहर निकल आए। रहीम, तुम केबिन में पहुंचो, मैं जरा उस संदिग्ध व्यक्ति की गतिविधि एक बार फिर देख लूं। ठीक है। फिर रहीम तो अपने केबिन का लॉक खोलकर भीतर प्रविष्ट हो गया और राम तीसरे केबिन के की होल से भीतर झांकने लगा, जो वास्तव में डॉन का ही कमरा था। डॉन उस समय ट्रांसमीटर पर अपने बॉस से बातें कर रहा था। हाँ बॉस, मुझे पूरा विश्वास है कि राम रहीम जहाज पर सवार नहीं हुए। लगता है वे किसी और वजह से प्रोफेसर से मिलने उनके घर पहुंचे थे। चलो ये भी अच्छा हुआ। तुम प्रोफेसर पर बराबर नजर रखो। हम जहाज को ठीक 1:20 पर मध्य सागर पर चेक करेंगे। ठीक है बॉस। फिर जैसे ही डॉन ट्रांसमीटर ऑफ करके दरवाजे की ओर बढ़ा, राम दरवाजे से हटकर अपने केबिन की ओर बढ़ गया। अगले ही पल राम अपने केबिन में था। क्या हुआ? मेरा संदेह ठीक ही निकला रहीम। वह व्यक्ति प्रोफेसर अंकल पर ही निगरानी रखे हुए। फिर राम ने जो कुछ डॉन के केबिन के भीतर देखा और सुना था वह सब कुछ रहीम को बता दिया। 1:20 पर उसका बॉस जहाज को जैक करेगा। इसका क्या मतलब हुआ राम भैया? मेरे विचार से अपराधी प्रोफेसर समेत जहाज का अपहरण करने का इरादा रखते हैं। ओह माय गॉड, कहीं उसी विशाल व्हेल द्वारा तो नहीं? हो सकता है, लेकिन विश्वास से अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। यदि जहाज का वास्तव में अपहरण किया गया तो हमें जहाज छोड़ना होगा। यह अवश्य ध्यान रखना। अब तुम टेप रिकॉर्डर ऑन करो। मुझे विश्वास है कि वह व्यक्ति प्रोफेसर से बातचीत करने की कोशिश करेगा। ओके। वास्तव में राम और रहीम प्रोफेसर के केबिन में एक फोन फिट कर आए थे, ताकि यदि प्रोफेसर के साथ कोई बातचीत करे तो वे टेप रिकॉर्डर द्वारा उसे सुन सके। रहीम ने टेप रिकॉर्डर ऑन किया तो कुछ देर तक तो खामोशी छाई रह गई, लेकिन फिर उसमें से आवाज फूटने लगी। उनमें पहली आवाज 100% प्रोफेसर शर्मा की थी। कौन हो तुम? मुझे अपना मित्र समझो प्रोफेसर, वैसे ही मुझे डॉन कहते हैं। राम रहीम ध्यान से उनकी बातों को सुनने लगे। क्या चाहते हो? आपकी बेटी की भलाई, और मुझे विश्वास है कि आप भी उसकी भलाई चाहते होंगे। इसका मतलब यह हुआ कि मेरी बेटी वास्तव में सर नहीं, बली बल्कि उसके द्वारा तुम लोगों ने उसका अपहरण किया। ये तो आपको उसी समय समझ लेना चाहिए था। सब समाचार पत्र जब समाचार पत्र आपको जब हमारा पत्र आपको मिला था। वैसे निश्चिंत रहिए प्रोफेसर, फिलहाल आपकी बेटी बिल्कुल कुशल व आराम में है।
प्रोफेसर शर्मा ने एकाएक उत्तेजित हो डॉन का गिरेबान थाम लिया। बताओ कहाँ है मेरी बेटी, और तुमने उसका अपहरण क्यों किया? क्या कहते हो तुम? क्या चाहते हो तुम मुझसे? शीघ्र ही तुम्हारे इन प्रश्नों का उत्तर भी मिल जाएगा प्रोफेसर। उत्तेजित होने की कोई जरूरत नहीं। कहने के साथ ही डॉन ने एक झटके के साथ अपना गिरेबान छुड़ा लिया। तुम लोगों ने मुझे विशेषकर इस जहाज पर सवार होने के लिए क्यों कहा? उस जहाज पर हमारा कुछ विशेष सामान भी लोड है। तुम्हारे साथ साथ वह सामान भी हमारे स्टेशन पर पहुंच जाएगा। जीरो स्टेशन कहाँ है ये? वहीं जहां तुम्हारी बेटी मौजूद है। ज्यादा समझदार बनने की कोशिश मत करो प्रोफेसर। इतनी आसानी से तुम मुझसे हमारे मुख्य स्टेशन के बारे में नहीं उगलवा सकोगे। और तुम भी ज्यादा समझदारी दिखाकर मुझे भूल पहुंचाने की कोशिश मत करो मिस्टर। भला चाहते हो तो जहाज से तुम कैसे सबकी आंखों में धूल झोंककर मुझे और अपने सामान को अपने अड्डे तक ले जाओगे? तुम हमारी वेल को भूल रहे हो प्रोफेसर। वह इस जहाज की तो क्या, इससे भी दुगने बड़े जहाज की आसानी से निकल सकती है। ओह, तो इसका मतलब मेरा संदेह ठीक निकला कि वास्तव में वह कोई वेल नहीं बल्कि वेल रूपी कोई विशाल पनडुब्बी है। अब तुम बिल्कुल ठीक समझे प्रोफेसर। मैं चलता हूँ, लेकिन तुम अपने केबिन से बाहर निकलने की कोशिश मत करना, वरना खतरे में पड़ जाओगे। इसी के साथ टेप रिकॉर्डर के द्वारा द्वार के खुलकर बंद होने की एक हल्की सी आवाज आई और लंबी खामोशी छा गई। राम के इशारे पर रहीम ने एक स्विच दबाकर टेप रिकॉर्डर ऑफ कर दिया। अपराधियों का तो सचमुच जहाज को उड़ाने का इरादा है राम भैया। हाँ, और अब मैंने अपने पहले वाले इरादा बदल दिया है। क्या मतलब? मतलब ये कि अब हम जहाज नहीं छोड़ेंगे बल्कि जहाज समेत उस वेल के पेट में पहुंचेंगे, ताकि देख सकें कि आखिर वह वेल है क्या भला। ओह। उसके बाद उनके मध्य भी एक लंबी खामोशी छा गई। रात के 1 बजकर लगभग 15 मिनट पर जहाज समुद्र के बीचों बीच था। सहसा कुछ दूरी से तेज रोशनी के दो गोले उदय हुए। उस जहाज जहाज उस रोशनी से जगमगा गया। वास्तव में रोशनी के वे दो गोले कुछ और नहीं, विशालकाय व्हेल की दो आंखें थी, जो अपना विशाल मुंह फाड़े जहाज की ओर बढ़ रही थी। जब जहाज के चालकों की दृष्टि उस अजीबोगरीब विशालकाय व्हेल पर पड़ी तो वे बुरी तरह बौखला उठे। वह विशालकाय व्हेल हमारे जहाज की ओर बढ़ रही है। उसका मुंह इतना बड़ा है कि समूचे जहाज को किसी छोटे खिलौने के समान निगल सकती है। तुम जल्दी से कप्तान को सूचित करो, तब तक वह जहाज को उसके मार्ग से हटाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है। सह चालक ने तुरंत जहाज के कप्तान विशाल राय को आने वाली बला से सूचित किया। सर, एक विशालकाय व्हेल जहाज की ओर बढ़ रही है। यदि जल्दी बचाव कार्य नहीं किया तो जहाज को खतरा पेश आ सकता है। ओह, चलो मैं देखता हूँ। सह चालक के साथ कप्तान तुरंत जहाज के कंट्रोल रूम में पहुंचा, लेकिन व्हेल पर दृष्टि पड़ते ही उसके भी पसीने छूट गए। मिस्टर रतन बत्रा, तुम जहाज को 120 डिग्री में जितनी जल्दी हो सके मोड़ दो। लेकिन यह इतनी जल्दी संभव नहीं है सर। यह बिल्कुल निकट आ चुकी है। बहस मत करो, कोशिश करो। चालक ने जहाज को मोड़कर वेल से बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन तब तक उन्हें काफी देर हो चुकी थी। उफ, खतरे का सायरन बजा दो। अब जहाज का बचना मुश्किल है। राम रहीम अपने केबिन में बैठे किसी आने वाले खतरे का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि उस समय 1 बजकर 15 मिनट हो चुके थे। तभी जहाज को एक जबरदस्त झटका लगा और वे हवा में उछल गए। पी पी पी, उफ आ। वह कौन था जो जहाजों का अपहरण कर रहा था, और वह जहाजों का अपहरण क्यों कर रहा था? क्या राम रहीम प्रोफेसर शर्मा को बचा पाने में सफल हो सके? क्या डॉक्टर शंभू वास्तव में प्रोफेसर का मित्र था, या प्रोफेसर शर्मा की बेटी लता का क्या हुआ? इन सब प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए इंतजार कीजिए मनोज कॉमिक्स में राम रहीम सीरीज की अगली कॉमिक्स विनाश के बादल का। तब तक के लिए धन्यवाद।